रिया शुक्ला और उसकी मां कविता देवी ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थी। रिया शुक्ला कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी और उसकी बड़ी बहन तन्वी शुक्ला पुलिस विभाग की बड़ी आईपीएस अफसर थी। जैसे ही वो ट्रैक्टर लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ आई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बैठे थे और रोड पर दो हवलदार आने जाने वालों से जबरन पैसे वसूल कर रहे थे। और जब रिया शुक्ला और कविता देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, "ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहाँ भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या?" रिया ने ट्रैक्टर रोक दिया और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद घर जा रहे हैं, अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। विक्रम सिंह ने उसकी तरफ देखकर ठहाका लगाया, हो, बड़ी बहादुर बन रही है, और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? रिया ने कहा, ये मेरी माँ है। एक सिपाही हंसकर बोला, जरूर कोई कांड करके आए हैं, इस बुढ़िया और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारे की मास्टर लग रही है दोनों। बुढ़िया शब्द रिया के दिल में चुभ गया, उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं, अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुस्से में आग सा भड़क उठा और बोला, तेरी जैसी लड़ा के हमें बोलाना सिखागे, तुम हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छे तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं, निकाल कागज। रिया ने लाइसेंस और कागजात निकालकर विक्रम सिंह को दे दिए। विक्रम सिंह ने कागज को बिना देखे हवा में उछाल दिया और फेंक कर चिल्लाया, अरे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है, नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी यहाँ से, हमसे चालाकी कर रही है। रिया को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हमारा चालान ही काट लीजिए, इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इससे बेहतर है हमारा चाला ही काट दीजिए, हम चाला भर देंगे। इतना सुनकर विक्रम सिंह आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ रिया के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ कविता देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, डरो, मेरे बच्चे को क्यों मारा तुमने? खुदा से तो डरो। चुप, बुढ़िया ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मारूंगा। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हा, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी हेकड़ी निकल गई। रिया का खून खौल उठा। वो जानती थी कि अगर उसने उन पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। इन दोनों को गाड़े के अंदर डालो और ले चलो थाने, वहाँ हम बताएंगे कि पुलिस के पावर क्या होते हैं। सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी वारदात मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका ये वीडियो आने वाले समय में पुलिस के गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। माँ और बेटी को पुलिस जीप में बिठाकर थाने की तरफ चल दिए। थाने पहुँचते ही विक्रम सिंह गरजा, अरे हवालात में डाल दो इन दोनों को, सुबह तक सारे अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने माँ बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। कविता देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहाँ बंद करा के रख दिए, अब क्या होगा? माँ, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कविता देवी को सांस की बीमारी थी, उनका दम घुट रहा था। रिया माँ की हालत देखकर घबरा गई। वो भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहाँ से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। पास वाले दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे विक्रम सिंह नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर अंदर गया और बोला, अरे लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। रिया ने कहा, देखो, मेरे मां की हालत बहुत खराब है, वहाँ सांस नहीं ले पा रहे, उसे यहाँ से निकाल दे। विक्रम सिंह ने कविता देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, क्या करेगी इसको बचाकर? रिया ने जब ये सुना तो वह अपने आप पर काबू न रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। और अब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आग बबूला होकर रिया को उसकी चोटी पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले गया और बोला, अब बढ़िया लड़की,
तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पर किसी ने हाथ उठाया। देखो आप, देखो तुम यहाँ एक गैर कानूनी काम कर रहे हो। विक्रम की आंखें लाल हो गई। उसने एक जोरदार थप्पड़ रिया के मुंह पर मारा। बड़ी आई तो मुझे कानून सिखाएगी। वहां अंधेरी कोठरी से कविता देवी लगातार आवाजें लगा रही थी, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो रिया को। रिया के कानों में जब ये आवाज पहुंची तो वह उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। देखो तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी माँ को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, मर जाएगी? मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। रिया एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारी ये पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेंगे, सबकी वर्दी उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जब ये सुना तो वह ठहाके मारकर हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दी उतरवाएगी? अब मरने दे इस बुढ़िया को, मैं भी देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पर हाथ उठा सके। विक्रम सिंह ने रिया को पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, ये बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। रिया अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से फिर बैठ गया। इतने में कविता देवी की आवाजें भी आने लगी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जब ये सुना तो बोला, पता नहीं कब मरने वाली है यह बुढ़िया, कब से चिल्ला रही है फालतू। ये कहकर विक्रम सिंह वहीं दफ्तर में ही आंखें बंद करके सो गया। कुछ समय बाद जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की आंख खुली तो बोला, ये बुढ़िया चुप कैसे हो गई, जाकर देखता हूँ पहले। इंस्पेक्टर अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगा और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो कविता देवी नीचे जमीन में पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन कविता देवी की सांसें रुक चुकी थी। ये देखकर विक्रम सिंह घमंड भरी हंसी के साथ हंसने लगा और बोला, ए बुढ़िया गुजर गई है क्या तू? अब बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है तूने बुढ़िया। चलो जाकर तेरी बेटी को ये खबर सुनाता हूँ, देखता हूँ कि वो कैसे हमारी वर्दी उतरवाएगी, बहुत मजा आएगा उसे तड़पता देखकर। ये कहकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हंसते हुए और घमंड के साथ वहां से निकला और रिया को जिस कमरे में बंद किया था दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। रिया ने जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ देखा, रिया भागती हुई इंस्पेक्टर के पास आई। अब मेरे मां की तबीयत कैसे है, मुझे उन्हें से मिलाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपस से। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। जैसे ही रिया ने ये सुना तो उसके वजूद से जैसे जान निकल गई। कहाँ है मेरी माँ, क्या हुआ उसको, ठीक तो है ना मेरी माँ? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, मर गई साली बुढ़िया, कोने में पड़ी पड़ी। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन निकल गई। रिया जोर जोर से रोने लगी और आवाजें लगाती हुई माँ माँ अंधेरी कोठरी की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कविता देवी नीचे जमीन पर पड़ी हैं। माँ को इस तरह नीचे पड़ा देखकर रिया का दिल फटने लगा। वो एकदम से कविता देवी के पास बैठकर बोली, माँ आंखें खोलो माँ, क्या हुआ तुझे माँ? देखो मैं रिया हूँ, मैं आ गई हूँ, कुछ तो बोलो माँ। लेकिन वो कहाँ कुछ बोलने वाली थी, वो तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ एक बार जवाब दे, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां आकर बोला, आई छोकरी, बुढ़िया गुजर चुके हैं, क्या ड्रामेबाजी लगा रखे है तूने? तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इस बुढ़िया को यहाँ से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, और कोई कुछ पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से कविता देवी को उठाकर ले जाने लगे। रिया शोर मचाने लगी, छोड़ो मेरी माँ को, कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और उसको अपने साथ लेकर चल दिए। जब रिया पीछे आने लगी तो इंस्पेक्टर ने एकदम रिया का हाथ पकड़ लिया। तो कहाँ जाने लगे जाने मन? तुझे तो हमारे वर्दियां उतरवाने थी ना। रिया जो माँ के गृह में थी उसने जोश में इंस्पेक्टर का गला हाथ से पकड़ लिया। तू मेरी माँ का कातिल है, अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? डीएम से या फिर एसडीएम से? क्या कहेगी जाकर कि मेरी माँ को मार डाला? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, वे सब मेरे भाई हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। रिया ने कहा, मैं जाकर जिससे कहूंगी उसके बाद तुम सब उल्टे लटक जाओगे और तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, ओह मैं तो डर गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह डर गया, मैं जाने तो तुम्हें जरूर देता अगर तुम मामूली सी भी मेरे
टक्कर की होती, तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो, यूं ही बाहर जाकर किसी और का निशाना बनोगी, क्यों ना मैं ही सही। रिया ने जब ये सुना तो उसने इधर उधर देखा कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर एकदम तेजी से भागती हुई थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने शोर मचा दिया, लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। ऑफिस में बैठे 2 सिपाही रिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पीछे से विक्रम सिंह ने आवाज लगाई, लड़की निकलनी नहीं चाहिए, पकड़कर जल्दी ले आओ उसे मेरे पास। ट्रैफिक के बीच से होती हुई रिया बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। उसको पकड़ने के लिए 2 सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। रिया लोगों के बीच से होती हुई इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे कॉल करा दे और वो अपनी बहन आईपीएस तन्वी शुक्ला को ये सब बता सके। तभी रिया को एक बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की दुकान दिखी। वो भागते हुए दुकान के अंदर चली गई। रिया अब थक चुकी थी और जोर जोर से सांस लेने लगी थी। दुकान का मालिक निखिल सेठ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। जब उसने रिया को ऐसे भागते हुए दुकान के अंदर आते देखा तो वो समझ गया कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। निखिल सेठ जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और रिया के पास आया। रिया ने कहा, देखो, मुझे एक कॉल करानी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। निखिल सेठ बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, मैं कॉल करवा देता हूँ। निखिल सेठ ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और रिया के हाथ में एक पानी का गिलास पकड़ा दिया। जल्दी पानी पियो पहले। रिया हाफती कांपती पानी पीने लगी। बाहर पुलिस वाले रिया को ढूंढने के लिए इधर उधर बार बार चक्कर लगा रहे थे। निखिल सेठ की नजर जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी तो वो रिया से बोला, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। रिया चुप हो गई। निखिल सेठ बोला, बताओ क्या मामला है, क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े? रिया ने सब कुछ निखिल सेठ को बता दिया। मेरे मान को पुलिस वाले ने मार डाला थाने में। ये सब सुनकर निखिल सेठ बोला, ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो घटिया इंस्पेक्टर कौन था, क्या तुम उसका नाम जानती हो? रिया बोली, हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, विक्रम सिंह। निखिल सेठ ने जैसे ही ये नाम सुना तो एकदम बोला, क्या इंस्पेक्टर विक्रम सिंह? रिया बोली, हाँ, लेकिन क्या हुआ? निखिल सेठ बोला, कुछ नहीं, तुम जरा यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट में कमरे से बाहर आकर निखिल सेठ ने किसी से कॉल पर बात की और फिर अंदर आकर बोला, चलो यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर छापा मार सकती है। रिया बोली, लेकिन तुम मुझे एक कॉल करवा दो तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। निखिल सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ और कहने का मौका भी नहीं दिया। निखिल सेठ ने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से तेजी से निकाल कर ले गया। गाड़ी अब उसी तरफ जाने लगी जहां से रिया भागकर आई थी। देखते ही देखते निखिल ने गाड़ी को उसी थाने के पास लाकर खड़ा कर दिया। रिया थाने की तरफ देखती हुई बोली, यहाँ क्यों ले आए हो? निखिल सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इतने में थाने से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बाहर गाड़ी की तरफ आने लगा। निखिल सेठ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने करीब आकर बोला, हाँ, ले आया है माल? निखिल मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे 2 नंबर के काम में इतना साथ देते हो तो मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रिया गाड़ी में बैठी ये सब देख रही थी। वो समझ गई कि वो गलत आदमी के पास चली गई थी। तभी सिपाहियों ने रिया को गाड़ी से बाहर निकाला और विक्रम सिंह की गाड़ी में डाल दिया। विक्रम सिंह जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले गया। रिया पीछे बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, बचाओ मुझे, इंस्पेक्टर देखो कहाँ ले जा रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बंद होने की वजह से रिया की आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। विक्रम सिंह की गाड़ी शहर से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर ले आया, जहाँ सड़क के अंत में एक पुरानी सी हवेली थी। विक्रम सिंह ने जल्दी से उस हवेली के पास गाड़ी रोकी और रिया को गाड़ी से उतारकर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। रिया चिल्लाने लगी, इस सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो, छोड़ दो मुझे। विक्रम सिंह जबरदस्ती उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। एक बंद पुराने से कमरे का दरवाजा खोला और रिया को अंदर धक्का देते हुए बोला, तुम यहाँ रुको, रात को तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। रिया डरी सहमी दरवाजा पीट रही थी, कोई है, लेकिन उस सुनसान वीरान इलाके में जहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था, वहाँ उसकी आवाज कौन सुनने वाला था। वो दरवाजा पीट पीट कर थक गई और वहीं बैठ गई। रिया की बड़ी बहन आईपीएस तन्वी शुक्ला काफी समय से अपनी माँ कविता देवी और अपनी बहन रिया को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। तभी तन्वी शुक्ला ने अपने मोबाइल से मयंक गुप्ता का नंबर डायल किया, जो उनका पढ़ी सी था। हाँ मयंक, मेरे घर जाके देखो तो सही, मेरी माँ का नंबर नहीं लग रहा, सब खैरियत तो है? मयंक घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यह सुनकर तन्वी शुक्ला बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। आईपीएस तन्वी शुक्ला अपनी गाड़ी में बैठी और कमांडोज की टीम के साथ अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वो लगातार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती रही। कहाँ चली गई है वो दोनों? कुछ देर बाद तन्वी शुक्ला अपनी गाड़ी में कमांडोज की टीम के साथ घर के बाहर पहुंची। घर पर लगे ताले को देखा
और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर न थी। कमांडोज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं था। तन्वी शुक्ला एक IPS अफसर थी। उसने खुद ही पूरे शहर में माँ और बहन की तलाश शुरू कर दी। तन्वी शुक्ला अपनी माँ और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसी थाने में पहुंची। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था और जैसे ही उसने तन्वी शुक्ला की वर्दी पर लगे स्टार्स और कमांडोज को देखा तो समझ गया कोई IPS अफसर है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह खड़ा होकर सल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? तन्वी शुक्ला बोली, मेरी माँ और बहन लापता हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार से और अदब से बोला, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तन्वी बोली, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको जरा, मोबाइल में देखती हूँ। वो मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओ हाँ, मिल गई, ये रही। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही तन्वी ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, रिया और कविता देवी की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। तन्वी शुक्ला बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। तन्वी शुक्ला ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ, क्या है ये सब? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। तन्वी को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। विक्रम सिंह ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तन्वी शुक्ला वहाँ से चली गयी। इंस्पेक्टर वही कुर्सी पर बैठा और अपना सर पकड़कर सोचने लगा, ये क्या कर दिया तुमने विक्रम? वो लड़की और बुढ़िया IPS अफसर की बहन और माँ थी। अब क्या करूं, क्या करूं? वो कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर बोला, उस लड़की रिया को भी जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। अगर वो जिंदा रही तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये IPS, वो तो मुझे बर्बाद कर देगी। रिया वो भी ठिकाने लगाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहाँ गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जल्दी से घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठकर तेजी से उसी जगह की ओर निकल गया जहां उसने रिया को कैद कर रखा था। और अब आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वही वीडियो जो एक नौजवान ने कविता देवी और रिया का बनाया था। जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले गया था, नौजवान ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वीडियो का टाइटल था, पुलिस की गुंडागर्दी, माँ बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म। ये वीडियो आग की तरह फैल गया और तन्वी शुक्ला की पार्टी ढौंसी मयंक ने वो वीडियो मोबाइल पर देख लिया। उसने एक पल की भी देरी के बिना वो वीडियो IPS तन्वी शुक्ला को व्हाट्सएप कर दिया। तन्वी ने जैसे ही वीडियो देखा और अपनी माँ और बहन का सड़क पर अपमान होते देखा, उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी थाने की तरफ मोड़ ली। कमांडोज की टीम उसके पीछे निकल पड़ी। थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे थाने की तलाशी ली, लेकिन न इंस्पेक्टर विक्रम सिंह नहीं मिला और ना ही रिया और ना ही माँ कविता देवी। वहीं विक्रम सिंह अब आबादी से मीलों दूर उसी सुनसान हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वो पागलों की तरह रिया को ठिकाने लगाने के लिए अंदर की ओर भागा। अंदर जाते ही विक्रम सिंह कमरे में दाखिल हुआ और बोला, लदाके मराने के लिए तैयार हो जा, अगर तू जिंदा रहे तो मैं नहीं बचाऊंगा। इधर तन्वी शुक्ला और कमांडोज की टीम उसे ट्रैक करते हुए हवेली पहुंच गई। कमांडोज जल्दी से हवेली के अंदर गए और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को वहीं पकड़ लिया। रिया रो रो कर अपनी बड़ी बहन तन्वी शुक्ला को सब कुछ बता दी। तन्वी शुक्ला इंस्पेक्टर के करीब आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर रिया भी आगे बढ़ी और उसने भी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुंह पर एक करारा तमाचा जोड़ दिया। तन्वी शुक्ला ने उन सभी पुलिस वालों की वर्दी उतरवा दी जिन्होंने उसकी माँ और बहन के साथ जुल्म किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय, शक्ति का घमंड और सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा देर तक नहीं टिकता। झूठ और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और इंसाफ की आखिरकार जीत हो ही जाती है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आप रिया की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल नंदू बाई स्टोरी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।